नमस्कार। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़्यादा नहीं बोलते, जो शायद भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं और जिन्हें अकेले में एक तरह का सुकून या कह सकते हैं ऊर्जा मिलती है, तो शायद आपको कभी ना कभी ऐसा महसूस हुआ होगा, समाज ने ये महसूस कराया होगा कि आप में कोई कमी है, कि आप शायद कमज़ोर हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है, खासकर आज के दौर में जहाँ पर्सनल ब्रांडिंग और हमेशा नज़र में रहने पर इतना जोर है। सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस कल्चर तक एक तरह का दबाव है, ज़्यादा बोलो, ज़्यादा मिलो, नेटवर्क बनाओ, जैसे सफलता का यही इकलौता पैमाना हो। बिल्कुल। और आज हम इसी धारणा की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारी ये चर्चा सुसैन केन की मशहूर किताब क्वाइट पर आधारित कुछ लेखों और सारांशों पर है। हमारा मकसद ये समझना है कि अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक छिपी हुई ताकत है। हाँ, हम जानेंगे कि ये स्वभाव असल में है क्या और इसकी असली शक्ति कहाँ छुपी है। और देखिए, ये समझना इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ तुरंत प्रतिक्रिया देने को ही बुद्धिमानी मान लिया जाता है, वहाँ शांत स्वभाव की ताकत को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये साफ करना जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अंतर्मुखी शब्द सुनते ही शर्मीला या असामाजिक सोचने लगते हैं, लेकिन ये स्रोत इस गलतफहमी को सबसे पहले तोड़ते हैं। हाँ, ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है। किताब इस बात पर जोर देती है कि शर्मीलापन सामाजिक पेंका के डर से जुड़ा है कि लोग क्या सोचेंगे, जबकि अंतर्मुखी होना इस बात से जुड़ा है कि आप बाहरी उत्तेजना यानी स्टिम्युलेशन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो अंतर्मुखी लोग वो हैं जो अंदर से गहराई से सोचते हैं। उनका दिमाग लगातार विचारों को प्रोसेस करता रहता है। वे अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में एक वजन होता है, क्योंकि वो काफी सोची समझी होती है। बिल्कुल। मुझे हमेशा यही लगता था कि अंतर्मुखी होने का मतलब लोगों से डरना है, लेकिन स्रोत कह रहा है कि इसका डर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक ऊर्जा से है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेखक का मुख्य तर्क ये है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बीच सबसे बुनियादी फर्क ये है कि वो अपनी ऊर्जा कहाँ से पाते हैं। बहिर्मुखी लोग एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के बीच रहकर सामाजिक मेलजोल से ऊर्जा महसूस करते हैं। उनकी बैटरी दूसरों के साथ चार्ज होती है। और अंतर्मुखी? इसके ठीक विपरीत, अंतर्मुखी लोग अकेले रहकर शांति में समय बिताकर अपनी ऊर्जा वापस पाते हैं। बहुत ज्यादा सामाजिक गतिविधियां उनकी ऊर्जा खींच लेती हैं, जैसे किसी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वाह, मतलब ये कोई कमी नहीं है, ये बस स्वभाव का एक बुनियादी फर्क है। जैसे किसी कार को पेट्रोल चाहिए तो किसी को डीजल। क्या मिसाल दी है। और इसका मतलब ये है कि समाज एक्सट्रोवर्ट पेट्रोल कार को स्टैंडर्ड मानता है और इंट्रोवर्ट डीजल कार को बोलता है तुम में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही। जबकि दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी तरह से मंजिल तक पहुंच रही हैं। और जब हम इस फर्क को समझ लेते हैं तो ये पूरी बहस अच्छा बनाम बुरा या सही बनाम गलत के दायरे से बाहर आ जाती है। ये हमें एक नई नज़र देती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कमी या खूबी की बात नहीं, सिर्फ स्वभाव का अंतर है। ये ऊर्जा वाली बात ये उन सभी लोगों को एक तरह की राहत देती है जो किसी बड़ी पार्टी या शादी से लौटने के बाद बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि उनके दोस्त और ऊर्जा से भर जाते हैं। हाँ, और उन्हें लगता है कि शायद मुझ में ही कोई गड़बड़ है। सही। और इसी बात को एक कदम आगे ले जाते हुए स्रोत एक्सट्रोवर्ट आइडियल की बात करते हैं। यानी हमारे समाज में गहराई तक बसी ये मान्यता कि आदर्श व्यक्ति मिलनसार, मुखर और भीड़ में सहज महसूस करने वाला होता है। स्कूलों में ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर जोर, ऑफिस में ओपन प्लान सेटिंग, जहां हर कोई हर समय उपलब्ध हो। हाँ, ये पूरा ढांचा बहिर्मुखी लोगों के लिए बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति को इस दुनिया में सिर्फ ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसे लगातार ये भी महसूस कराया जाता है कि उसका स्वाभाविक तरीका गलत है। ठीक यही बात है। और जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो हम दूसरों के साथ साथ खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। किसी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए दोस्तों के साथ पार्टी की जरूरत हो सकती है, और किसी को एक शांत कमरे में एक अच्छी किताब की। बिल्कुल। और दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से सही और सामान्य हैं।
ये एक तरह से हमें अपने स्वभाव को स्वीकार करने की इजाजत देता है बिना किसी अपराध बोध के। और ये जो ऊर्जा वाली बात है, ये सीधे सीधे उन ताकतों से जुड़ जाती है जिनकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। जैसे कि जो इंसान अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कम बोलता है, वो शायद ज्यादा सुन रहा होता है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये अंतर्मुखी स्वभाव की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। चूंकि वे बोलने से पहले सोचते हैं और बाहरी दुनिया में कम ऊर्जा खर्च करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अच्छे श्रोता होते हैं। वे सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनते, बल्कि समझने के लिए। हाँ, वे बातचीत के दौरान उन छोटी छोटी बातों को, उन भावनाओं को पकड़ लेते हैं जिन्हें दूसरे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी वजह से वे अक्सर बहुत अच्छे दोस्त, सलाहकार और लीडर बनते हैं जो अपनी टीम की बात वाकई सुनते हैं। ये तो हुई सुनने की बात, और किन खासियतों पर रोशनी डाली गई है? दूसरी बड़ी ताकत है गहरी सोच और एकाग्रता। चूंकि अंतर्मुखी लोग बाहरी उत्तेजना से जल्दी थक जाते हैं, वे ऐसे माहौल पसंद करते हैं जहां वे किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान लगा सकें। लेखक बताते हैं कि इसी गुण की वजह से वे अक्सर अच्छे लेखक, वैज्ञानिक, कलाकार, प्रोग्रामर बनते हैं। इन सभी कामों के लिए बाहरी शोर से ज्यादा अंदरूनी शांति और गहराई की जरूरत होती है। लेकिन एक आम शिकायत ये भी तो है कि अंतर्मुखी लोग मीटिंग्स में चुप रहते हैं, और जब तक वो अपनी सोची समझी बात तैयार करते हैं तब तक तो फैसला हो चुका होता है। इसे तो कॉर्पोरेट दुनिया में एक कमजोरी माना जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोत इस चुनौती को स्वीकार करता है। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में ओपन ऑफिस का चलन है, लगातार मीटिंग्स होती हैं और तुरंत जवाब देने पर जोर दिया जाता है। ये पूरा माहौल ये बहिर्मुखी स्वभाव के लिए ज्यादा अनुकूल है। लेखक का तर्क यह नहीं है कि अंतर्मुखी लोग बेहतर हैं, बल्कि यह है कि हम एक ऐसी कार्य संस्कृति बनाकर बहुत कुछ खो रहे हैं जो सिर्फ एक ही तरह के स्वभाव को पुरस्कृत करती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या अंतर्मुखी लोगों को मतलब बहिर्मुखी बनने का नाटक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्रोत इसका समाधान संतुलन में सुझाता है। जैसे ऐसी मीटिंग्स डिजाइन करना जहां एजेंडा पहले से भेजा जाए ताकि सोचने वालों को तैयारी का समय मिले। अच्छा, ताकि वो पहले से सोच कर आएं। हाँ, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की जगह ब्रेन राइटिंग को अपनाना, जहां लोग पहले अपने विचार लिखते हैं और फिर उन पर चर्चा होती है। इससे सबसे ऊंची आवाज वाले व्यक्ति की जगह सबसे अच्छे विचार को मौका मिलता है। संदेश यह है कि हमें अपने काम करने के तरीके बदलने होंगे ताकि दोनों तरह के स्वभाव अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। इस रिसर्च में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आया है। एक लाइन जो मुझे लगता है हर किसी को याद रखनी चाहिए: बड़े और मौलिक विचार शांति में जन्म लेते हैं। ये एक बहुत गहरा सत्य है जिसे आज की हसल कल्चर में हम भूलते जा रहे हैं। स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, शायद न्यूटन का या डार्विन का। ये लोग सालों तक अकेले काम करते रहे हैं। अगर आज की दुनिया में कोई मैनेजर उन्हें हर हफ्ते प्रोग्रेस मीटिंग में बुलाता और हर घंटे अपडेट मांगता, तो क्या वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज पाते? शायद नहीं। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी लगातार मीटिंग्स और कोलैबोरेशन की संस्कृति में कितने ही बड़े विचारों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि साथ मिलकर काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि रचनात्मकता के लिए अकेलापन भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और सूजन केन के काम में एकांत के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बहुत खूबसूरत है। रचनात्मकता की जमीन, द सॉइल ऑफ क्रिएटिविटी। ये एक महत्वपूर्ण विचार है। इसका मतलब है कि एकांत सिर्फ खाली समय नहीं है या बोरियत का दूसरा नाम नहीं है, बल्कि ये वह उपजाऊ माहौल है जहां हमारा दिमाग अलग अलग विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाता है। ये एक सक्रिय अवस्था है, निष्क्रिय नहीं। जब कोई अंतर्मुखी व्यक्ति अकेला समय मांगता है तो वो समाज से कट नहीं रहा है, बल्कि शायद वो कुछ नया रचने की तैयारी कर रहा है। और आज के समय में तो ये और भी मुश्किल हो गया है। हमारे पास 1 मिनट भी खाली नहीं होता। जैसे ही 2 मिनट मिलते हैं हम फोन निकाल लेते हैं। हम उस शांति से, उस एकांत से डरने लगे हैं। बिल्कुल, हम उस बोरियत से डरते हैं जो असल में विचारों के अंकुरित होने के लिए जरूरी है। ये रिसर्च हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में, अपने काम में और यहाँ तक कि अपने बच्चों की परवरिश में भी शांति और एकांत के लिए जगह बनानी चाहिए। उसे कुछ न करने का समय नहीं, बल्कि गहराई से सोचने का समय मानना चाहिए। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद ऊर्जा का स्रोत, गहरी सोच,
एकांत की ताकत, ये सब आकर एक ही जगह जुड़ती हैं, है ना? कि आखिर में हमें अपने आप को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना होगा। निश्चित रूप से ये इस पूरी चर्चा का सार है। समाज की अपेक्षाओं के बोझ तले दबने के बजाय अपने असली स्वभाव को पहचानना और उसे अपनाना। समाज का दबाव तो हमेशा रहता है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, समाज अक्सर कहता है, ज्यादा बोलो, ज्यादा दिखो, ज्यादा मिलो। लेकिन ये किताब कहती है, जैसे हो वैसे ही काफी हो। बिल्कुल। और ये बात उन लोगों को सीधी सांत्वना देती है जो अक्सर सामाजिक समारोहों के बाद थक जाते हैं या जिन्हें लगता है कि कम बोलने की वजह से वे पीछे रह जाते हैं। ये जानना ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है, ये एक व्यवहारिक ताकत है। जब आप अपने स्वभाव को एक कमी की तरह देखना बंद कर देते हैं, तो आप उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी सुनने की क्षमता, अपनी गहरी सोच, अपनी एकाग्रता को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। मतलब आप ऐसे करियर या माहौल चुन सकते हैं जो आपके स्वभाव के अनुकूल हों, बजाय इसके कि आप एक ऐसी जगह फिट होने की कोशिश करें जहां आप कभी सहज महसूस नहीं करेंगे। सही कहा। लड़ाई खुद को बदलने की नहीं, बल्कि अपने लिए सही जगह खोजने की है। अंतर्मुखी होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। यह एक ऐसी चीज है जिसे समझने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। और यह सिर्फ अपने बारे में नहीं है, यह हमारे आसपास के लोगों को समझने के बारे में भी है। हमारे पार्टनर, हमारे बच्चे, हमारे सहकर्मी, वो अलग हो सकते हैं और हमें उनकी ऊर्जा की जरूरतों का भी सम्मान करना चाहिए। तो आज हमने ये समझने की एक गहरी कोशिश की कि शांत रहना या अंतर्मुखी होना कमजोरी का नहीं, बल्कि एक अलग तरह की ताकत का प्रतीक है। हमने ऊर्जा के स्रोतों के फर्क को समझा और जाना कि अंतर्मुखी लोग अकेले में ऊर्जा पाते हैं। हमने गहरी सोच और बेहतर सुनने की शक्ति को देखा। हमने एकांत के महत्व पर भी बात की कि कैसे ये रचनात्मकता की जमीन है जहां बड़े विचार पनपते हैं। और अंत में हमने सबसे जरूरी बात सीखी कि खुद को स्वीकार करना सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत को उजागर करने का पहला कदम है। बिल्कुल, ये जानना कि आपका स्वभाव जैसा भी है वो अपने आप में पूर्ण है और दुनिया को उसकी उतनी ही जरूरत है जितनी ऊंची आवाज वालों की। हमारे स्रोत की एक अंतिम पंक्ति है जो बहुत प्रभावशाली है और इस पूरी बातचीत का सार प्रस्तुत करती है। याद रखिए, दुनिया को सिर्फ ऊंची आवाज नहीं, गहरी सोच भी बदलती है। अपनी खामोशी में अपनी ताकत को पहचानना ही असली जीत है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत कहता है कि बड़े और मौलिक विचार शांति और एकांत में जन्म लेते हैं। तो ये सवाल सोचने के लिए है, आपके मन में ऐसा कौन सा बड़ा विचार है, ऐसा कौन सा सपना या रचनात्मक प्रोजेक्ट है जिसे आप आज तक दुनिया के शोर के कारण वो एकांत और शांति नहीं दे पाए जिसकी उसे पनपने के लिए जरूरत है। धन्यवाद।